नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में। आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। कल की कक्षा नहीं हो पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सूचित किया था अपनी टीम को कि मैं शायद क्लास के लिए नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज ठीक हूँ। तो आज आगे अपनी कक्षा को आगे हम बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज और कल 2 दिनों की हमारी कक्षाएँ हैं जो कि बची हुई हैं। आज के लिए और कल के लिए, दोनों के लिए मैं एक बार आपको यदि बता दूं, तो आज पहले तो हम लोग अभी नैनो टेक्नोलॉजी वाले भाग को हम लोग अभी समाप्त करेंगे, और उसके बाद फिर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो भाग हैं छोटे छोटे से जिनको हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चर्चाएं आज के दिन में हमारी होगी, और उसके बाद फिर अंत में वैक्सीन का जो एक भाग है, वैक्सीन के भाग को हम लोग एक बार देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो कि आज पढ़ेंगे। आज और कल की कक्षा जो है, वो थोड़ी-सी लंबी हम लोग रखेंगे, और लंबी इसलिए रखेंगे क्योंकि कुल मिलाकर के मेरे पास, मतलब आज और कल की कक्षाओं को अगर आप देखें, तो मेरे पास लगभग 7 घंटों का समय है, और जो टॉपिक आपके सारे बचे हुए हैं, उनको कुल मिलाकर के लगभग 9 घंटों का समय शायद लगता है। तो इसीलिए आज हम लोग 1 घंटे एक्स्ट्रा कर लेंगे, और कल 1 घंटे एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये दोनों दिनों में हम अपने भाग को समाप्त कर लेंगे। और कल के बारे में यदि मैं आपको एक बार सूचित कर दूं, तो कल आपके शायद अंग्रेजी कंपलसरी पेपर की शायद आपकी क्लास है सुबह में। तो वो वाले भाग के बाद हम लोग 11 बजे से शुरू कर लेंगे। तो 11 से मान लीजिए कि 3 साढ़े 3 तक का समय हमारे पास रहेगा, तो उस समय हम लोग क्लास अपनी कर लेंगे। तो आज की कक्षा में इसीलिए हम लोग 2 छोटे-छोटे ब्रेक ले लेंगे, एक ही ब्रेक, क्योंकि लंबा क्लास है तो एक ब्रेक में शायद बहुत परेशानी आपको भी हो जाएगी। तो 2 छोटे-छोटे ब्रेक हम लोग ले लेंगे आज की कक्षा में, और इसको हम लोग इस प्रकार से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसे मान लीजिए अभी 6 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो लगभग साढ़े 7 बजे के आसपास एक छोटा ब्रेक ले लें, और उसके बाद फिर एक बार हो सके तो 9 बजे के आसपास एक और छोटा ब्रेक ले लें। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम लोग चलाते हैं। तो आज लगभग वही साढ़े 3 की जगह साढ़े 4 घंटों की कक्षा आज, और उसी प्रकार से कल भी हम लोग करेंगे। तो आराम से हम लोग अपने जो बचे हुए भाग हैं, उनको समाप्त कर लेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो हम लोग शुरू कर दिए थे, हम लोगों ने शुरू किया था, जो विभिन्न प्रकार के जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा हमने शुरू की थी। जहाँ पे हमने पहले फुलेरीन के बारे में पढ़ा कि कैसे सबसे पहली खोज जो हुई थी किसी नैनो पदार्थ की, वह फुलेरीन था, और फुलेरीन के बाद कार्बन नैनो ट्यूब। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ग्राफीन। तो ग्राफीन की जो खोज है, वो 2004 में हुई, और 2004 में इसे एक नए प्रारूप के रूप में, एक नए अपरूप के रूप में इसे ढूंढा गया। यहाँ पर भी अगर आप देखें, तो जिस प्रकार से हमने पहले देखा था, यहाँ पर भी वैसे ही अ, कार्बन जो है वो षटकोणीय आकृति में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परंतु यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक चादर की तरह, मतलब जिस प्रकार से हमने देखा कार्बन नैनो ट्यूब एक बिल्कुल ट्यूब की तरह, और फुलेरीन गोलाकार था, उस प्रकार से ग्राफीन क्या है, ग्राफीन बिल्कुल एक चादर की तरह है। और लेकिन यहाँ पर भी कार्बन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक षटकोणीय अवस्था में। अब यहाँ पर जब हम ग्राफीन की बात करते हैं, तो ग्राफीन की जो खोज थी, वो एक बहुत ही बड़ी खोज के रूप में देखा गया, और इसलिए इतने बड़े खोज के रूप में इसे हम देखते हैं क्योंकि ग्राफीन के जितने भी हमें गुण नजर आए, वैसे गुण और किसी भी पदार्थ में आज तक कभी नहीं दिखे थे, जिस प्रकार के गुण यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर जैसे देखिए, तो मिरेकल मटेरियल इसका नाम दिया गया, और का सुचालक है, ऊष्मा के सुचालक हैं, सबसे मजबूत यौगिक प्राकृतिक कह लीजिए, सबसे मजबूत प्राकृतिक यौगिक जिसे ढूंढा गया, और साथ ही साथ बिल्कुल पतला यौगिक, मतलब सबसे पतला यौगिक, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि बिल्कुल चादर की तरह, बिल्कुल चादर की तरह पतला यौगिक है। तो इतना पतला होने के बावजूद ये सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत यौगिक में से एक देखा गया, और साथ ही साथ विद्युत की चालकता जो है इसमें अत्यधिक है, और साथ ही साथ ऊष्मा की भी जो चालकता है, ये काफी अधिक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखी गई, और ये सारे जो गुण देखे गए ग्राफीन में, ऐसे गुण, सारे गुण एक साथ कभी भी किसी भी पदार्थ में आज तक नहीं देखा गया था। तो इसलिए यहाँ पर
से हमें ऐसा लगना शुरू हुआ कि शायद ग्राफ़ीन पूरी दुनिया को बदल डाले, क्योंकि जिस प्रकार के गुण देखने को मिल रहे हैं ग्राफ़ीन में, वैसे गुणों का उपयोग तो हर जगह हमें देखने को मिलेगा। और ग्राफ़ीन की जो खोज हुई थी, ग्राफ़ीन की खोज भी बड़ी रोचक सी थी। ग्राफ़ीन की खोज हुई ग्रेफ़ाइट से। ग्रेफ़ाइट जो कि आम तौर पे कई जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पेंसिल में, तो पेंसिल का अगर आप उपयोग करते हैं तो पेंसिल भी ग्राफ़ीन से बना हुआ होता है। तो ग्रेफ़ाइट से बना हुआ होता है। तो ग्रेफ़ाइट हर जगह पर है। अब यही ग्रेफ़ाइट जो है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये ग्राफ़ीन की जो चादर है, उनकी परतों के रूप में आप ग्रेफ़ाइट को समझ सकते हैं। मतलब ग्राफ़ीन की जो पतली सी चादर है, वो अगर एक के ऊपर एक, दो एक के ऊपर एक इस प्रकार से अगर सज जाए एक दूसरे के ऊपर, तो वो जो बनेगा उसको ग्रेफ़ाइट कहते हैं। तो ग्रेफ़ाइट के बारे में हम जानते थे, लेकिन ग्रेफ़ाइट ग्राफ़ीन से बना हुआ है, ये हम अभी तक नहीं जानते थे। और इसी की खोज 2004 में हुई, जब जो वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है बाद में ग्राफ़ीन की खोज के लिए, वो इस प्रकार से थोड़े से उनके हाथ में थे सेलो टेप, और सेलो टेप से वो ग्रेफाइट का पर सेलो टेप लगाकर उसे उखाड़ रहे थे, और वैसे करते-करते उन्हें ग्रेफाइट से ग्राफीन मिल गया। बस यही थी खोज, और इसके लिए मिल गया नोबेल प्राइज़। तो बस हम लोग भी अगर सेलो टेप अपने पेंसिल को लेकर के सेलो टेप पे खेल रहे होते, तो शायद अपने सेलो टेप से भी ग्राफीन मिल गया होता और नोबेल प्राइज़ हमारे हाथ में आ गया होता। लेकिन लेकिन क्या करें, उस समय हम लोग नहीं समझ पाए ये, और इन वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आई, और बस ग्राफीन की खोज यहाँ से हो गई। और ग्राफीन की खोज एक बार जो हो गई, तो फिर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। तो 2010 में फिर बाद में, मतलब 6 साल खोज के, लगभग 6 साल बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया ग्राफीन की खोज के लिए। तो इसलिए ग्राफीन के ये सारे जो गुण हैं, इसके कारण कई सारे अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य सामग्रियों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए या उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एलईडी लाइटिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, और बेहतर दक्षता उनसे मिलेगी, बेहतर बिजली की खपत और वहाँ से कम की जा सकती है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी इनका उपयोग किया जाता है। आज के दिन में भी आप देखेंगे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं, वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। टीवी में इसका उपयोग किया जाता है। अ, मोबाइल फ़ोन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे टीवी जब बनाते हैं, तो एक टीवी है जिसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ये है ओएलईडी टीवी। तो ओएलईडी टीवी सोनी नामक कंपनी बनाती है, एलजी कंपनी बनाती है। तो सोनी, एलजी ये सब जो है, आप देखेंगे कि ओएलईडी टीवी का विज्ञापन करते हैं। तो ओएलईडी टीवी में उनका कहना है कि वो यहाँ पर से जो आपको चित्र प्राप्त होते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं, और इसलिए काफ़ी महँगे भी होते हैं। तो ओएलईडी बनाने में ग्राफ़ीन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आजकल कई सारे फ़ोन आने लग गए हैं जिनमें फ़ोल्डेबल डिस्प्ले होता है। मतलब आप उनको मोड़ सकते हैं, उनके डिस्प्ले को मोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी ग्राफ़ीन का उपयोग किया जा सकता है। तो ग्राफ़ीन ग्राफ़ीन का प्रयोग यहाँ भी होगा, ग्राफ़ीन का प्रयोग टीवी में भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ग्राफ़ीन का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ बैटरी और सुपर कैपेसिटर की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सीजन और जल के विसरण के बीच सांचरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जल शोधन में भी ये प्रयुक्त होते हैं। तो बहुत तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, और यहाँ पर आज तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, और जितने भी अलग-अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है, ये फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी कम है। जो ग्राफ़ीन कर सकता है, जो ग्राफ़ीन से हमें प्राप्त हो सकता है, उसकी तुलना में अब अभी जो भी किया जा रहा है, वो काफ़ी कम है। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि ग्राफ़ीन का उपयोग और अधिक किया जाएगा, और अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग शायद हमें आगे भी देखने को मिले। तो ग्राफ़ीन को लेकर के ये एक प्रश्न है जो आपसे 2011 के आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो 2010 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला, और 2011 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो एक बार जल्दी से ये प्रश्न देखिए, फिर इसका उत्तर आप दीजिए।
चलिए पूल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, जल्दी से अपने उत्तर को अंकित कर दीजिए। हुँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। 65% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो एक बार चारों कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, यह एक द्विआयामीय पदार्थ है जिस और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। तो द्विआयामीय पदार्थ है यानी कि टू डायमेंशनल जिसको कहते हैं, तो वही है। क्योंकि हमने क्या देखा कि बिल्कुल चादर की तरह बिल्कुल सपाट है। तो इसीलिए केवल दो आयाम है। तीन आयाम कब होते हैं? जब जैसे मान लीजिए जब हमने सिलेंडर की बात की या फिर गोलाकार आकृति की बात की, तो वैसे में आप उनको क्या कह सकते हैं? वैसे में आप कह सकते हैं कि वो त्रिआयामी है, लेकिन यहाँ पर ये द्विआयामी है क्योंकि ये चादर की तरह है। तो ये बात सही है और इनकी विद्युत चालकता उत्तम है। और केवल उत्तम कहना तो कम ही हो जाएगा, लगभग सर्वोत्तम है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह अब तक जाँचे गए सबसे तनु के किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। तो ये बात भी सही है कि प्राकृतिक रूप से जितने भी प्रकार के पदार्थों का हमें के बारे में हमें ज्ञान है, उसमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत पदार्थ के रूप में हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। तो यहाँ पर आकर के ये गलत हो जा रहा है। सिलिकॉन से कहाँ बना हुआ है? हम कहाँ से किस चीज़ से बना हुआ है ये? ये कार्बन से बना हुआ है। ये कार्बन से बना हुआ है, तो सिलिकॉन के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो कार्बन के बारे में पढ़ा। ये कार्बन से बना हुआ है, तो इसीलिए ये तीसरा कथन जो है, ये गलत हो जाता है। उसके बाद है उसका टच स्क्रीन और कार्बनिक के एक चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए ओएलईडी में इसका उपयोग हम किए कर सकते हैं। क्योंकि ओएलईडी होता है ऑर्गेनिक एलईडी यानी कार्बनिक एलईडी। तो इसीलिए यहाँ पर इसका उपयोग यदि हम चाहें तो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी हमने देखा है कि इसका उपयोग किया जाता है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आगे हम बात करते हैं क्वांटम डॉट की, एक और कार्बनिक पदार्थ। क्वांटम डॉट्स। तो माफ कीजिए, कार्बनिक पदार्थ ये नहीं है। कार्बनिक पदार्थ अभी तक हमने जो भी देखा वो कार्बनिक पदार्थ थे, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ कहीं से भी नहीं है। तो क्वांटम डॉट क्या होता है? और ये अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाल ही में समाचार में था, क्योंकि इसको इस साल का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो इसकी खोज के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट की खोज करने वाले जो 3 वैज्ञानिक थे, उन्हीं को इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्वांटम डॉट अचानक से अब बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको इस बार का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में मिला और इनको ये मिला है क्वांटम डॉट की खोज करने के लिए। तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अब आपके लिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्वांटम डॉट क्या होता है। तो क्वांटम डॉट, ठीक है? क्वांटम डॉट। तो अब क्वांटम डॉट क्यों कह रहे हैं? ये बात समझिए सबसे पहले कि क्वांटम डॉट का अर्थ क्या है? क्वांटम शब्द का उपयोग किया जा रहा है। क्वांटम शब्द का उपयोग सामान्यतः तब हम करते हैं जब भी किसी बहुत ही सूक्ष्म कण या सूक्ष्म पदार्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे हो, तो वहां पर क्वांटम शब्द का उपयोग किया जाता है। और क्वांटम शब्द क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी जिसको कहते हैं, तो क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम अ, भौतिकी से आया हुआ शब्द है। तो ये क्वांटम यांत्रिकी क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। हम कल जब सूचना एवं संचार वाले अपने अध्याय में जाएंगे, तो वहां पर उसके बारे में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि क्वांटम शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं
जब किसी अति सूक्ष्म किसी पदार्थ या कण की हम बात कर रहे हों, तब वैसे में क्वांटम शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बहुत छोटे-छोटे हम बहुत छोटे से एक पदार्थ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी क्वांटम से शुरू होता है। और उसके बाद फिर है क्वांटम डॉट। तो क्वांटम डॉट क्यों कह रहे हैं? क्वांटम डॉट, डॉट क्या होता है? बिंदु को आप डॉट कहते हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि अ, जो गोलीय आकृति होती है, स्फीयर जिसको कहते हैं, तो ये बिल्कुल गोलीय होते हैं, ठीक है? बिल्कुल एक गेंद की तरह होते हैं, गोल। अब ये क्योंकि गेंद की तरह हैं और बहुत छोटे हैं, तो आप जब देखेंगे तो आप इनको गेंद की तरह तो नहीं देखेंगे, एक बिल्कुल आपको बिंदु की तरह ये नज़र आएँगे। इसीलिए इनका नाम क्वांटम डॉट दिया गया है, क्योंकि हम जिस अ स्तर से देखते हैं, उस स्तर से देखने पे आपको ये बिल्कुल एक बिंदु की तरह नज़र आएँगे, अगर आप इसको एक सामान्य माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो अब क्वांटम डॉट की विशेषता क्या है, ये बात समझें। तो क्वांटम डॉट की विशेषता यह है कि जब क्वांटम डॉट से हम पैराबैंगनी तरंगे पार करवाते हैं, तो पैराबैंगनी तरंगे जब इन पर पड़ती हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के रंग आपको दिखा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं, वो इस आधार पे नज़र आएँगे कि ये जो क्वांटम डॉट है, इसका आकार कितना है, ठीक है? इसका आकार कितना है, उस बात पर ये निर्भर करेगा कि आपको किस रंग का आपको कौन-सा रंग यहाँ पर नज़र आएगा। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए कि जब भी हम इस पर पैराबैंगनी तरंगे जैसे ही इस इन पर पड़ती हैं, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही इन पर पैराबैंगनी तरंगे पड़ती हैं, ये अलग-अलग प्रकार के रंग आपको दिखाना शुरू करते हैं। और रंग इस बात पर आधारित है कि आखिर ये जो क्वांटम डॉट है, इसका आकार कितना था, इसका साइज़ कितना था। जहाँ पर हम देखेंगे कि आकार छोटा है, वहाँ पर आपको नीली या बैंगनी रंग के कलर वहाँ पर नज़र आएँगे। और अगर आकार इनका बड़ा हो, तो बड़े आकार में आपको लाल रंग यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो इस प्रकार से रंग के हिसाब से हम देखते हैं कि इनमें अलग-अलग माफ़ कीजिएगा, आकार के हिसाब से ये देखा जाता है कि इनमें अलग-अलग रंग आपको नज़र आएँगे। तो यहाँ पर और ये भी इस बात पर आधारित है कि जैसे मान लीजिए कि यदि हम श्वेत प्रकाश की बात करते हैं, तो श्वेत प्रकाश में आपको पता होगा कि 7 अलग-अलग यहाँ पर रंग हमें नज़र आते हैं। तो वैसे में सबसे बड़ा जो तरंग-दैर्ध्य जिस रंग का होता है, वो है लाल। और सबसे छोटा जो तरंग-दैर्ध्य किसी भी रंग का होता है, वो है बैंगनी। तो इसीलिए जब इसका आकार बड़ा होगा, तब ये लाल रंग आपको नज़र आएगा यहाँ पर। और जब भी इनका आकार छोटा होगा, तो आपको बैंगनी रंग नज़र आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये सजा हुआ होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब क्वांटम डॉट पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है, तो ये विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। पराबैंगनी प्रकाश पड़ने पर कौन सा रंग प्रदर्शित होगा?
यह बात ठीक है। तो पराबैंगनी प्रकाश के पड़ने पर कौन सा रंग प्रदर्शित होगा, यह बात क्वांटम डॉट के आकार पर निर्भर करती है। बड़े डॉट लाल रंग प्रदर्शित करेंगे और छोटे डॉट बैंगनी रंग। तो और ये बाकी सारे उसके बीच में, तो अगर मान लीजिए जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा, तो पहले लाल, नारंगी, फिर हरा, फिर नीला, फिर बैंगनी, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सजा हुआ होगा। तो ये होते हैं क्वांटम डॉट। अब यहाँ पे क्वांटम डॉट में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर विभिन्न रंगों का प्रकाश जो उत्सर्जित होता है यहाँ से, तो इसके कारण कई सारे अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी फोटोवोल्टाइक डिवाइस का मतलब हो गया वैसे उपकरण जो कि प्रकाश द्वारा संचालित होते हैं, वैसे उपकरण जो कि प्रकाश द्वारा विद्युत का संचालन कर सकते हैं, उनको हम लोग फोटोवोल्टाइक कहते हैं। जैसे याद कीजिए कि हमने बात की थी सौर ऊर्जा में, और सौर ऊर्जा में हमने इस शब्द का प्रयोग किया था, है ना? तो उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर एलईडी में इसका उपयोग यहाँ पर भी किया जा सकता है, और यहाँ पर क्यू एलईडी जो कहते हैं, तो क्वांटम एलईडी कहा जाता है। तो क्यू एलईडी में हमने देखा है कि इसका उपयोग किया जाता है। तो क्यू एलईडी, अब जैसे जैसे हमने बात की कि एलजी और सैमसंग नामक जो दो कंपनियां हैं वो ओ एलईडी टीवी बनाती हैं, उसी प्रकार से सैमसंग क्यू एलईडी टीवी बनाती है। और सैमसंग का जो क्यू एलईडी टीवी है वो भी आप देखेंगे कि कोई भी सामान्य एलईडी टीवी से थोड़ा महंगा होता है। और वहां पर अगर आपने इसके विज्ञापन को देखा होगा, अगर आपने क्यू एलईडी का विज्ञापन देखा होगा, तो क्यू एलईडी के विज्ञापन में क्यू एलईडी के विज्ञापन में ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपको बेहतर रंग नजर आएंगे, यानी इस टीवी में आपको बेहतर रंग नजर आएंगे। तो बेहतर रंग नजर क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्वांटम डॉट का उपयोग किया जा रहा है। तो क्योंकि क्वांटम डॉट का उपयोग करते हैं, तो सामान्य जो एलईडी टीवी होंगे उससे काफी बेहतर रंग हमें नजर आएंगे क्यू एलईडी टीवी में, क्योंकि क्यू एलईडी टीवी में क्वांटम डॉट का उपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए जब आप अगर उनका ये देखेंगे, उनका जो विज्ञापन है, तो उस विज्ञापन में हमेशा ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर से आपको जो रंग दिखेंगे, वो रंग आपको किसी भी सामान्य टीवी के मुकाबले बेहतर दिखेंगे। तो जो मैं कह रहा था आपको पहले भी कि किस प्रकार से हमेशा एक टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का विज्ञापन देखेंगे तो आपको एक से एक टेक्नोलॉजी की बात की जाती है कि इसमें ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी। उसी में से ये एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम डॉट, जो कि विज्ञापनों में बहुत दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात सत्य भी है कि उसी के कारण टीवी जो है बेहतर रंग दिखा सकता है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने देखा है कि इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जा करके हम इसकी चर्चा अलग से भी करेंगे। और जल से हाइड्रोजन प्राप्त करने में भी क्वांटम डॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये भी कैसे करेंगे, खैर इसके बारे में भी आगे हमारी चर्चा होगी। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि क्वांटम डॉट के विभिन्न अनुप्रयोग हैं। और इस बार जो मैंने आपको बताया कि इस बार क्वांटम डॉट को ही इस बार का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है क्वांटम डॉट की खोज के लिए। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो आपको नजर आएगा कि नैनो प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से इनका हमें उपयोग देखने को मिल सकता है। तो जैसे चिकित्सीय क्षेत्र में इनका प्रयोग है, तो चिकित्सीय क्षेत्र में कैसे? तो ड्रग डिलीवरी में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो याद कीजिए हमने इस बारे में बात की थी हमने कि कैसे
क्योंकि नैनो कण काफ़ी छोटे होते हैं, तो नैनो कण को आप शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं, अपने रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से। तो इसीलिए ड्रग डिलीवरी में इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो नैनो गोल्ड कण का उपयोग हम करते हैं और साथ में कार्बन नैनो ट्यूब का भी उपयोग करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब का भी उपयोग यहाँ पर हम चाहें तो कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब का भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद फिर ऊतक अभियंत्रिकी, इसमें हमने जो प्रश्न देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ऊतक अभियंत्रिकी क्या होती है और वहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जा सकता है। तो ऊतक अभियंत्रिकी में कार्बन नैनो ट्यूब, उसके बाद फिर रोग के निदान के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है और कई बार हमने देखा है कि अलग-अलग प्रकार से इसका उपयोग हम करते हैं। फिर नेत्र शल्य चिकित्सा में भी इसे नैनो वाहक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर्जरी में नैनो रोबोट का उपयोग किया जाता है और यही नैनो रोबोट बनाने के लिए 2016 का जो नोबेल पुरस्कार है, 2016 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में इसी के लिए दिया गया था। और उसके बाद फिर स्तन कैंसर के उपचार में नैनो फ्लेयर का उपयोग किया जाता है और ये नैनो फ्लेयर जो है, इन्हें क्वांटम डॉट से बनाया जाता है। क्वांटम डॉट से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने ये देखा कि क्वांटम डॉट से कैसे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो कैंसर में हमने देखा है कि क्वांटम डॉट का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में यहाँ पर कोशिश की जाती है। उसके बाद फिर ऊर्जा में देखें अगर, तो जीवाश्म ईंधन की कमी को दूर करने के लिए इसका उपयोग हम करेंगे, क्योंकि कई जगह पर जो हमने बात की कि ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो वहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो कार्बन नैनो ट्यूब का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ग्राफीन का भी उपयोग किया जाता है। तो और साथ ही साथ क्वांटम डॉट भी। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सब आपको ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा की के उत्पादन में नैनो जनरेटर, तो यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर नैनोटेक सोलर सेल बनाने में, तो सोलर सेल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यूएलईडी में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर क्वांटम डॉट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नैनो उत्प्रेरक के रूप में भी क्वांटम डॉट का उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए और ऊर्जा की एक जो बेहतर भविष्य की हम परिकल्पना भी करते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हमें नज़र आता है। उसके बाद फिर खाद्य और कृषि में, तो खाद्य और कृषि में अगर देखें तो सिल्वर पार्टिकल होते हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। उसके बाद फिर नैनो इमल्शन हम लोग बनाते हैं जो कि रोगाणुरोधी होते हैं। फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के पार्टिकल होते हैं, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है, इनको भी रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में प्रयुक्त किए होते हैं। साथ ही साथ सनस्क्रीन में भी इनका उपयोग किया जाता है। सनस्क्रीन बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग हर जगह पे करते हैं। उसके बाद फिर नैनो जैव संकेतक बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जैव संयुग्मित नैनो कण बनाने में भी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में इनकी मदद मिलती है। नैनो उर्वरक के बारे में शायद आपने सुना होगा, समाचारों में भी रहा है। नैनो यूरिया के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो नैनो यूरिया जो है ये समाचारों में रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या है, ये नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक उर्वरक है और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनके अवशोषित होने की जो क्षमता होती है, जड़ों द्वारा अवशोषित होने की जो इनकी क्षमता है, वो बेहतर देखी गई है। यानी कि बाकी जो भी उर्वरक का उपयोग हम करते हैं, उनके मुकाबले इनकी
दक्षता बेहतर देखी गई है। ये बहुत आसानी से अच्छे तरीके से ये अवशोषित हो जाते हैं और जो कि आम आम किसी भी उर्वरक से बेहतर है। फिर पर्यावरण में इनका उपयोग तो है ही, तो जल शोधन में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तो यहाँ पर ग्राफीन का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए नैनो सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी ग्राफीन का उपयोग भी करते हैं और हम कार्बन नैनो ट्यूब का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर मेटल ऑक्साइड यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, उनके नैनो क्रिस्टल का उपयोग करके हम लोग प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड से जो बने हुए होते हैं, जैसे सिल्वर नैनो कण है या फिर गोल्ड नैनो कण है, तो फिर उनमें भी आप देखेंगे कि इनका उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि सोना और चांदी के नैनो कण, इनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद फिर वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राफीन का एक बहुत प्रमुख योगदान हो सकता है और रोगजनकों का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर बनाने में। तो नैनो सेंसर भी अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नैनो सर्किट बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं, एमरैम बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नैनो तार का उपयोग करते हैं। नैनो तार का यानी नैनो वायर कहते हैं इनको, नैनो वायर भी कहा आप कह सकते हैं। तो इनका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। फिर कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग तो हमने देखा है कि कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, फोल्डेबल डिस्प्ले बनाने में कर सकते हैं या फिर टीवी बनाने में कर सकते हैं, ओएलईडी टीवी बनाने में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका उपयोग हम करते हैं। फिर ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर भी नैनो वायर की मदद से बनाया जाता है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए हम क्या देखते हैं कि क्वांटम डॉट का उपयोग किया जाता है। तो क्वांटम डॉट के उपयोग से जो जब हम क्यूएलईडी बनाते हैं, तो क्यूएलईडी टीवी में रंग तो बेहतर दिखते हैं और ये सारी बातें, लेकिन साथ ही साथ उनमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है। आम एलईडी टीवी के मुकाबले क्यूएलईडी में ऊर्जा की खपत कम होती है और इस बात का भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें हैं जो सैमसंग वगैरह के विज्ञापन में देखने को मिलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही यहाँ पर बैठ कर के सैमसंग टीवी का विज्ञापन कर रहा हूँ। तो खैर अ, उसके बाद फिर उद्योगों में भी इसका अनुप्रयोग हमें देखने को मिलता है कि विमान के निर्माण में, निर्माण उद्योग में, हर जगह पर, वस्त्र के उद्योग में, यहाँ पे हर जगह पर देखेंगे आप, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कार्बन नैनो ट्यूब। इन सब में कार्बन नैनो ट्यूब सबसे प्रमुख हो जाता है। साथ ही साथ ग्राफीन का उपयोग, निर्माण उद्योग में तो ग्राफीन का उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों सबसे प्रमुख हो जाते हैं नैनो पदार्थ के रूप में। फिर अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे अंतरिक्ष यान के वजन को कम करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? जैसे हमने याद कीजिए, हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि कार्बन नैनो ट्यूब का जो भार है वो बहुत कम होता है, बहुत हल्के होते हैं। तो मजबूत तो होते ही हैं और साथ-साथ बहुत हल्के भी होते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि हमें जब प्रक्षेपक बनाना है, तो प्रक्षेपक बनाने के लिए यदि हम कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करते हैं, तो वैसे में क्या होगा? वैसे में हमें देखने को मिलेगा कि प्रक्षेपक और हल्के बनेंगे और हल्के प्रक्षेपक होने के कारण आप उनमें ज़्यादा नितभार ले जा सकेंगे, ज़्यादा सैटेलाइट ले जा पाएँगे, ईंधन की जो खपत है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी आपको बातें देखने को मिलेंगी और सब एक बेहतर तरीके से आप इसका उपयोग कर पाएँगे। उसी प्रकार से स्पेस एलिवेटर बनाने में, तो स्पेस एलिवेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि कई सालों से नासा या बाकी भी कुछ अन्य स्पेस एजेंसियाँ इसको बनाने में लगी हुई हैं और इसको बनाने का प्रयत्न वो कर रही हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये अंतरिक्ष में बाकी फिर जल और अन्य रसायनों का पता लगाने के लिए, उपग्रहों और वायुयान को आगे बढ़ाने के लिए, सोलर सेल बनाने में, तो नोदक के रूप में भी,
विकिरण से, विषाक्तता से बचाव के लिए हर तरह से हमने देखा है कि अंतरिक्ष में भी इनका उपयोग हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो भाग है, ये थोड़ा-सा तथ्यात्मक भाग है कि क्या-क्या अनुप्रयोग है, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। मेरे पास मतलब इसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस ये सारी बिंदुएँ याद रखनी होंगी कि कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बस इतना आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है और कहाँ पर किसकी मदद से करते हैं, इसीलिए ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ जहाँ-जहाँ पर ये संभव है और महत्वपूर्ण है। जैसे इन दोनों में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों में ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। तो एक प्रकार से जैसे स्पेस एलिवेटर की बात करते हैं, तो स्पेस एलिवेटर समझ लीजिए कि एक एक बिल्कुल लिफ्ट की तरह वो बना रहे हैं, जहाँ पर पृथ्वी से जो स्पेस स्टेशन हमारा होता है, वहाँ तक लोगों को या फिर उपकरणों को पहुँचाया जा सकेगा एक लिफ्ट के माध्यम से, एलिवेटर उसी को कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने देखा है कि नासा कार्य कर रहा है, जापान इसके ऊपर कार्य कर रहा है। बहुत ही कठिन ये तो ख़ैर बिना मेरे कहे आप समझ जाएँगे कि कितनी कठिन प्रौद्योगिकी ये होगी, कितना मुश्किल होगा इसे बनाना। तो पिछले 30-35 साल से जो वैज्ञानिक हैं इसमें लगे हुए हैं। मुझे याद है कि आज से चलिए लगभग 20 साल पहले की बात होगी जब समाचार पत्र में हम लोगों ने ये पढ़ा था। मेरे हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऐसा नासा कर रहा है। और उस समय हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था जहाँ पर साइंस एग्ज़िबिशन था हमारे स्कूल में और वहाँ पर कॉम्पिटिशन में हम लोगों ने भाग लिया था और वहाँ पर हमने स्पेस एलिवेटर बना करके दिखाया था उस कॉम्पिटिशन में और मिल गया था हमें फर्स्ट प्राइज़। तो फर्स्ट प्राइज़ इसलिए मिल गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हम क्या दिखा रहे हैं। जो हमारे लिए जो हमारे जज आए थे उनको भी नहीं समझ में आया कि हमने कैसे प्रौद्योगिकी की बात कर दी। तो हम लोग पढ़ कर आए थे, हम लोगों ने बस वो दिखा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बाकी लोग तो कोई ज्वालामुखी बना करके दिखा रहा था और छोटे-छोटे बैटरी बना करके लोग दिखा रहे थे और इधर हम लोगों ने स्पेस एलिवेटर बनाकर दिखा दिया। किसी को समझ में नहीं आया तो मिल गया फर्स्ट प्राइज़। तो तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अब जैसे सैन्य प्रयोग में भी देखने को मिलता है कि खुफिया जानकारी को जुटाने में नैनो वायर का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद सैन्य वस्त्र बनाने में, नैनो एनहांस सेंसर बनाने में इसको यहाँ पर भी कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से नैनो एनहांस सेंसर बनाने में, घाव के उपचार में, तो यहाँ जो हमने ऊतक अभियंत्रिकी की बात की थी, तो ऊतक अभियंत्रिकी का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारे अलग-अलग अनुप्रयोग हैं, जिनको थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़े से तथ्यात्मक भाग हैं ये, लेकिन महत्वपूर्ण भाग हैं। तो ये देखिए 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। एक बार जल्दी से प्रश्न को पढ़कर इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा? मैं आपके लिए पोल को यहाँ पर लॉन्च कर देता हूँ। आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि सही उत्तर देंगे आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 72% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी तकनीक के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं?
पहला कथन है नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा लक्ष्य युद्ध औषधि प्रदान करना, यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की जो हमने बात की थी, संभव कर दिया गया है। ये 2 बार गलती से हो गया, तो ये पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि कैसे क्योंकि बहुत ही बिल्कुल छोटे कण होते हैं, तो बड़े आराम से ये हमारे शरीर के भीतर जा सकते हैं। फिर नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन थेरेपी में जिस प्रकार से ड्रग डिलीवरी की जो हम बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से जीन थेरेपी में भी इसका हमें उपयोग देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कथन इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, और देखिए एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो सकती है, सकता है के तरह के जो वाक्य कथन होते हैं, वो हर बार लगभग सही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है। और क्यों सही है? क्योंकि जिस प्रकार से किसी औषध को हम एक भाग से दूसरे भाग पहुँचाते हैं, उसी प्रकार से यदि हम चाहें तो किसी भी जीन को भी हम एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचा सकते हैं। तो जीन थेरेपी में इनका उपयोग देखने को मिलेगा। उसके अलावा कई सारे जो उपकरण भी बनते हैं, वो भी ऐसे ही अ, सारे जो नैनो पदार्थ हैं, उन पर आधारित होते हैं कई बार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में आजकल क्या हुआ है। अभी तक हमने भारत में क्या-क्या कहल अ, क पहल देखने को हमें मिले हैं, क्या-क्या योजनाएँ रही हैं हमारे, उन सारी बातों को समझते हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी धीमा रहा, क्योंकि एक तो ये काफ़ी जटिल प्रौद्योगिकी है, नई प्रौद्योगिकी है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो बाकी राष्ट्रों में जिस प्रकार से शुरुआत हुई, वो धीरे-धीरे भारत तक पहुँची, और तो थोड़ा-सा हम लोग कह सकते हैं कि थोड़े से देर से हमने शुरुआत की अपनी, परंतु साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि एक बार जब हमने शुरू किया, तो उसके बाद काफ़ी तेज़ी से फिर हम इसमें आगे भी बढ़ पाए। तो शुरुआत में तो जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में नैनो सामग्री में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात हुई। उसके बाद सन 2000 में नैनो सामग्री पर कार्यक्रम विज्ञान एवं उपकरण, ये कार्यक्रम है जो शुरू किया गया। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों तो खैर छोटे-छोटे कुछ कार्यक्रम थे जो कि इधर-उधर हो जा रहे थे। लेकिन वर्ष 2007 भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वर्ष 2007 में हम लोगों ने नैनो मिशन को अपनाया। और ये जो नैनो मिशन है, इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से लिया गया था, उसके अंतर्गत इसे लिया गया था, और 5 वर्षों के लिए इस नैनो मिशन को अपनाया गया था। लेकिन इस नैनो मिशन को जिस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई, जिस प्रकार की सफलता हमें उससे प्राप्त हो पाई, उसके कारण आप देखेंगे कि इसे न केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना का भाग रखा गया, बल्कि आगे जाकर इसे बढ़ाया गया, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी इसे भाग बनाया गया। तो इस प्रकार से जिस योजना को, जिस मिशन को हमें 5 साल के लिए चलाना था, उसे हमने 10 साल के लिए चलाया, क्योंकि यहाँ से हमें कई सारे नए-नए सफलताएँ प्राप्त होनी शुरू हुई। हमें यह देखने को मिला कि भारत में काफ़ी तेज़ी से नैनो प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हुआ। तो इसके लिए हमने देखा कि सरकार ने भी इसे और ज़्यादा समय दिया। तो आज के दिन इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी अ, अनुसंधान पत्र जितने भी छपते हैं, जो रिसर्च पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, तो विश्व में अगर आप नैनो प्रौद्योगिकी पर कितने रिसर्च पेपर छपे हैं, उसके आधार पर यदि आप राष्ट्रों को देखेंगे, तो आप पाएँगे कि सबसे ज़्यादा जो अनुसंधान पत्र हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, वो अमेरिका द्वारा छापे गए हैं। अमेरिका के बाद चीन, और चीन के बाद भारत। तो आप ये समझिए कि इससे समझ में आता है कि नैनो मिशन हमारे लिए कितना सफल रहा, क्योंकि उसके बाद से हमने देखा कि इस प्रकार के अनुसंधान पत्र भारत में छपे हैं। कई सारे नए-नए कदम हैं जो यहाँ पर उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें होती हुई देखी। तो आखिर ये नैनो मिशन है क्या? इसको समझते हैं कि क्या है नैनो मिशन? कैसे इसको देखना है? तो नैनो मिशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्षमता के सृजन हेतु एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में इसे देखा गया है, और यहाँ पर इसके 5 प्रमुख घटक माने गए हैं। तो क्या-क्या हैं ये 5? पहला है आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि भारत सरकार ने एक प्रकार से जो भी अनुसंधान होना है, उसको जिस भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी, वो सहायताएँ प्रदान करनी शुरू की। जैसे उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना की गई। उसके साथ-साथ ये भी कोशिश की गई कि जो भी अ
तो उत्कृष्टता का केंद्र होता है, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे-ऐसे केंद्र बनाए गए जहाँ पर वैज्ञानिक एक साथ आकर अनुसंधान कार्य या शोध कार्य इसके ऊपर कर सकें। तो इस प्रकार की जो सहायता की आवश्यकता होती है वो सहायता यहाँ पर दी गई। साथ ही साथ हमने देखा कि बेहतर अवसंरचना विकास पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो उपकरण हैं, वो काफ़ी महँगे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। तो ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप काफ़ी महँगा होता है। तो अब किसी एक वैज्ञानिक के लिए या किसी एक छात्र के लिए ये संभव तो है नहीं कि वो वैज्ञानिक अपने पैसे से पहले 10-15 लाख रुपए लगा दें और उसके ऊपर कार्य करना फिर शुरू करें। साथ ही साथ इससे संबंधित जो बौद्धिक संपदा अधिकार भी होते हैं, वे भी काफ़ी महँगे होते हैं। उनका भी लाइसेंस प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। तो वैसे में हमने क्या देखा है कि ये सारी समस्याएँ अगर कोई एक वैज्ञानिक चाहे तो उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये सारी सुविधाएँ प्राप्त कराई गई, ये सारी सुविधाएँ उन्हें दी गई। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद फिर नैनो अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या देखा गया कि जो भी अनुसंधान या जो भी शोध नैनो प्रौद्योगिकी में हो रहा है भारत में, यहाँ पर ये कहा गया कि उसे उस हिसाब से साथ-साथ लेकर के चलना है कि जो भी उद्योगों की आवश्यकताएँ हों, हमारे सारे अनुसंधान, हमारे सारे शोध उसी हिसाब से हों। यानी कुछ ऐसा है जो उद्योग नहीं कर पा रहा या कुछ ऐसी सहायता है जो हमें उद्योगों को प्रदान करनी है, तो नैनो प्रौद्योगिकी के मदद से कैसे इन्हें वो मदद दी जाएगी, इस बात की यहाँ पर बात की जा रही है कि नैनो अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम जो है, वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए बात यहाँ पर इसीलिए ये की जा रही है कि जो भी एक निजी भागीदारी है, वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र को शामिल कर उसको नैनो प्रौद्योगिकी कैसे पूरा करें, ये बात यहाँ पर रखी गई कि आपके सारे अनुसंधान और शोध इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुसंधान सारा बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से अलग से हो रहा है और आपके उद्योग कुछ और चाहते हैं आपसे। तो उद्योग जो चाहते हैं और अनुसंधान जो हो रहा है, इन बीच में सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। फिर और मानव संसाधन विकास की बात की गई कि बेहतर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप और ज़्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर को इस क्षेत्र के साथ जोड़ सकें। और उसके बाद फिर अंत में था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अर्थ क्या हो गया कि किस प्रकार से जो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएँ हैं, जो कि सेमिनार वगैरह जो सम्मेलन वगैरह जो विश्व के किसी भी भाग में हो रहे हों, वहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों को वहाँ पर भेजा गया, ताकि भारतीय वैज्ञानिक वहाँ जाएँ, वहाँ से उन्हें भी कुछ समझ में कुछ नई समझ मिलेगी, कुछ नए जो प्रौद्योगिकी पर दूसरे राष्ट्र काम कर रहे होंगे, उसके बारे में हम जान पाएँगे, हम क्या काम कर रहे हैं, वो दूसरे राष्ट्र जान पाएँगे। तो इस प्रकार से आप कह लीजिए कि अ, ज्ञान का आदान-प्रदान ऐसे सारे जो सम्मेलन होते हैं या कार्यशालाएँ होती हैं, उनमें ज्ञान का आदान-प्रदान इस प्रकार से होता है। तो उससे भी हमें ज़रूर और मदद मिल पाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी बातें थी जो कि इसके अंतर्गत रखी गई और उसके कारण हमने देखा कि भारत में ये एक एक प्रकार से सफलता हमें प्राप्त हो पाई। अब यदि हम बात अंत में ये सोचें कि भारत में आज नैनो प्रौद्योगिकी के नवाचार से यानी इनोवेशन से संबंधित क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, तो कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे समस्याएँ हैं जिनको हमें समझना आवश्यक है, ताकि हम और बेहतर कर सकें इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले दक्षता, विश्वसनीयता और सुरक्षा में सुधार की गुंजाइश है, कि जो भी पदार्थ वगैरह का उपयोग किया जा रहा है, उसको कैसे हम सुरक्षित रख पाएँ, कैसे उसकी विश्वसनीयता को हम बढ़ा पाएँ। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार और नैनो प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अधिग्रहण के लिए जो उच्च लागत है, ये भी एक समस्या है, जो मैंने आपको बताया कि एक वैज्ञानिक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है और केवल वैज्ञानिक छोड़िए, सरकार को भी बजट के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारे बौद्धिक संपदा अधिकार वगैरह जो महँगे होते हैं, उसके कारण भी समस्या बढ़ती है। उसके बाद फिर
उपभोक्ताओं और जनता के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिमों को संबोधित करने की आवश्यकता है, कि लोगों को भी इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि कि क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है, क्या-क्या किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सारी बातें समझानी होंगी। फिर लैब फर्म एकीकरण का निम्न स्तर, यानी लैब फर्म एकीकरण का मतलब होता है कि जो एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि जो शोध कार्य है, जो अनुसंधान है, वो उद्योगों के साथ सामंजस्य बैठा करके कार्य नहीं करता कई बार। कि जो भी वैज्ञानिक कोई भी अनुसंधान या कोई भी शोध नैनो प्रौद्योगिकी पर कर रहे होंगे, वो शायद कई बार अ, उद्योगों की आवश्यकताओं से जुड़े हुए नहीं हैं। तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं वो। तो वैसे में क्या होता है कि आपकी आवश्यकता कुछ और थी और हम हमारा नवाचार कहीं और जा रहा है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक समस्या कई बार हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर शोध व अनुसंधान ठीक है? तो शोध व अनुसंधान जो है वो औद्योगिक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर कई बार नहीं होता। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि ये समस्या यहाँ पर रहती है। उसके बाद फिर नैनो प्रौद्योगिकी की बहुविषयक प्रकृति। अब क्या है कि जैसे हमने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में चर्चा की, हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा की, तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि केवल अपने ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। है ना? वो केवल अपने ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो बाकी क्षेत्रों से नहीं जुड़े हुए। लेकिन जहाँ तक नैनो प्रौद्योगिकी की बात है, तो नैनो प्रौद्योगिकी केवल और केवल नैनो प्रौद्योगिकी से नहीं जुड़ी हुई है। ये ब अन्य क्षेत्रों के जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हल करने में इन्हें जुटना है। तो यदि मान लीजिए कि आप अगर जैव प्रौद्योगिकी की किसी समस्या का समाधान चाहते हैं नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तो आपको नैनो और जैव दोनों प्रौद्योगिकी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप दोनों प्रौद्योगिकियों के बारे में जानेंगे, तभी आप दोनों का उपयोग करना समझ पाएँगे कि कैसे एक की सहायता से दूसरे में लाभ आप पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि आपको केवल एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, आपको दोनों क्षेत्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फिर नियामक क्षमता, सूचना विषमता और इन अंतर एजेंसी समन्वय का अभाव। तो ये भी कई बार समस्या हो जाती है कि सरकारी विभाग जो विभिन्न होंगे, उनके बीच ही अच्छे से समन्वय नहीं बैठ पाता। अब जैसे मान लीजिए कि एक विज्ञान मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और विज्ञान मंत्रालय दोनों ही नैनो प्रौद्योगिकी पर कई बार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है या स्वतंत्र रूप से योजनाओं को प्रारूप वो देते हैं। तो वैसे में क्या होगा कि दोनों के बीच में अगर समन्वय रहता, तो और बेहतर तरीके से ये सामने आ पाता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री को और विज्ञान मिनिस्ट्री को अलग-अलग से कार्य करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है। तो ये कुछ है जो समस्याएँ हैं, इनको बेहतर करना, इनसे अ, आगे बढ़ना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर अगर इनसे संबंधित मुद्दों को देखें, तो नैनो प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरा अ, हमें हमारे लिए बन जाता है। तो अब जैसे नैनो प्रदूषण से ही जुड़ा हुआ ये भाग भी है कि मछलियों में बकी ये बल्कि नहीं है, बकी बॉल कहा जाता है फुलेरीन को। तो मछलियों में ये फुलेरीन देखने को मिले हैं। अब यही मछली में जो फुलेरीन मिले हैं, ये बाकी सारे जो जंतु हैं, जो पशु हैं, उनमें भी चले जाएँगे। क्योंकि हो सकता है कि मछलियों को कोई एक दूसरा जंतु है जो मछलियों
का उपभोग करेगा और उसके बाद फिर ये जो बकी बॉल या फुलरीन है, ये उनमें चले जाएँगे। तो इस प्रकार से एक जैव संवर्धन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। फिर नैनो हथियार की दौड़ आज होने लग गई है कि विश्व के कई सारे राष्ट्र अपने-अपने हिसाब से नैनो हथियार बना रहे हैं। उसके बाद फिर ये काफ़ी महँगे भी हैं। हमने ये भी बात देखी कि कैसे जो क्यूएलईडी है या ओएलईडी है या फ़ोल्डेबल डिस्प्ले वाले फ़ोन हैं, ये सारे काफ़ी महँगे होते हैं। आम फ़ोन या आम टीवी के मुकाबले ये काफ़ी महँगे होते हैं। तो इसीलिए हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब हमने बात की कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है तो अच्छा और इसका उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। लेकिन लेकिन एक सीमा तक ही। अगर उस सीमा से ज़्यादा सनस्क्रीन का उपयोग किया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का अगर सनस्क्रीन में उपयोग किया जाता है एक सीमा के ऊपर, तो फिर ये कैंसर का भी कारक बन सकता है। जो चर्म कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, उसका कारण भी बन सकता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग एक सीमा के ऊपर किया जाए। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर पर्यावरणीय मुद्दों के कारण हमें पता है कि फेफड़ों की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो नैनो कण होते हैं, वो धीरे-धीरे हो सकता है कि हमारे शरीर के अंगों में जाकर वो बस वहाँ पे जमा होने लग जाए और धीरे-धीरे आज नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल में जब इनकी मात्रा वहाँ पर बढ़ने लग जाएगी, तब फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। फिर कैडमियम सेलेनाइड नैनो पार्टिकल से कैडमियम विषाक्तता हो सकती है और कैडमियम सेलेनाइड का उपयोग किया जाता है क्वांटम डॉट बनाने में। क्वांटम डॉट को बनाने में कैल्शियम सेलेनाइड का उपयोग हम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं और जोखिम विश्लेषण और नियामक का अभाव होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि धीरे-धीरे नियम कानून वग़ैरह बन रहे हैं और इसके ऊपर थोड़े से नियामक लगाए जा रहे हैं। अन्यथा हमने देखा है कि कई सारे जो कार्य हुए हैं, उसके पीछे कोई भी कानून नहीं था, कोई भी नियामक नहीं था कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। कि किन बातों को करने की अनुमति है और किन बातों को नहीं करने की अनुमति है, ऐसी कोई सूची नहीं है, ऐसा कुछ कार्य किया नहीं गया है। क्योंकि बिल्कुल नया एक क्षेत्र बनकर ये उभरा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि ऐसा क्यों नहीं है आज तक। तो इसीलिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको समझना भी बहुत ज़रूरी है और इन मुद्दों को हम समझेंगे तभी आगे भविष्य में इसके हिसाब से इनको पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक और प्रश्न है, ये देखिए आपसे ये पूछा गया था। आसान प्रश्न है, मैं आपके लिए पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जल्दी से अपने उत्तर को अंकित कर दीजिए। हुँ, तो 76% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सही उत्तर होगा डी। तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों से संबंध में कुछ चिंता है, क्यों? पहला, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। तो ये बात तो सही है। अभी हमने इसी के बारे में चर्चा की कि छोटे-छोटे कण हैं, ये बड़े आसानी से हमारे शरीर